Hello class, once again I welcome you to the analysis of complex number or the discussion on complex numbers. So yesterday we tried to uh, get an idea on complex numbers, where they are actually residing in our natural world. So from there I believe that you had some idea, but before starting today's class, let us once again remember the points what we noted from our last class. তো আমরা আগের দিন মোটামুটি যা আলোচনা করেছি সেখানে কমপ্লেক্স নাম্বারের স্বরূপটা আমরা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। তো সেখানে আমরা বেশ কিছু পয়েন্টস নোট করতে বলেছিলাম, সেটা আশা করি সবাইকার মনে আছে। তো সেই পয়েন্টসগুলো আমি আজকের ক্লাসটা শুরু করার আগে আরও একবার একটু মনে করিয়ে দিতে চাইছি, যাতে এই ক্লাসটা বুঝতে সবাইকার একটু সুবিধা হয়, জাস্ট লাস্ট पार्टটা একটুখানি। सो लास्ट क्लास में क्या हम डिस्कस किए थे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्चुअल मतलब वो कहाँ रहता है, ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का जगह कहाँ पे है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। तो आज का क्लास शुरू करने के पहले चलिए उसके बारे में एक दो वर्ड्स जो हमने नोट किए थे, एक दो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम बोले थे कि हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलेंगे वो आप प्लीज़ नोट कर लेना। तो वो जो पॉइंट्स हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, वो पॉइंट्स के बारे में थोड़ा दो एक बात बोल देते हैं, जैसे कि आज का क्लास आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करने के पहले वो पॉइंट्स हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। The first thing that you need to remember that here I am showing you a 3D plane. A 3D plane, what I am showing you here. I already told you that this x-axis here, this x-axis, this is what? This x-axis is a natural number. Natural number means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If you can see it here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the natural numbers, and these numbers are very much present in our world. আমাদের যে জগতে এই ধরনের যে নাম্বারগুলো 1, 2, 3, 4, এগুলো কি আমরা সবসময় দেখতে পাই যে সব জায়গাতে আছে, যে একটা যদি আমি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাই, তাহলে এখানে যদি বলি 2 ফুট, এখানে যদি বলি 3 ফুট, দ্যাট মিনস ইট এক্সিস্টস। সো সেই ব্যাপারটাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের এক্স অ্যাক্সিস এরকমই কিছু নাম্বারকে বলছে যেগুলো রিয়েল वर्ल्ड एग्जिस्ट করে। अगेन फॉर द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस क्या बोल रहे हैं, ये वाई एक्सिस भी हमको एक जो एक्सिस जो हमारा हमको एक नंबर दे रहा है, जो नंबर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। ये दुनिया का जो नंबर सिस्टम्स हमको पता है, ये नंबर सिस्टम्स के अंदर ये वाई एक्सिस का नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इस दो नंबर के बीच में, क्या संपर्क क्या है? संपर्क यही है कि जैसे कि ये y को हम बोल सकते हैं fx, मतलब ये दोनों नंबर के बीच में एक रिलेशन है, जो रिलेशन को हम फंक्शन के द्वारा दिखा सकते हैं। मतलब y को हम x के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर भी x को हम y के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि y इक्वल टू fx का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू fy। शायद ये fy ऐसे नहीं लिखा जाता है, शायद इसको हम ऐसे लिखा सकते हैं fy, और कुछ अलग, मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन एक नहीं है, एक समान नहीं है, मगर दो अलग फंक्शन है। और ये जो रियल प्लेन्स है हमारा, ये रियल प्लेन्स के अंदर ये जो एक्स वाई ये नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक के द्वारा और को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माने আমি x দিয়ে y কে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি, আবার y দিয়ে x কে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি, ফাংশন অফ x বা ফাংশন অফ y। ঠিক আছে, তো এটা খুব সিম্পল একটা ব্যাপার, এটা নিয়ে আমি আগের দিন আলোচনা করেছিলাম। তো এগুলোর মধ্যে এরকম রিলেশন বর্তমান। তো আমাদের যে চেনা যে জগৎ, সেই চেনা জগৎ এই যে এইটুকু অংশ, অর্থাৎ এইখান থেকে শুরু করে এই জায়গাটা, যেটা এই पार्टটার মধ্যে আমাদের চেনা জগৎটা আছে। जो वर्ल्ड को हम पहचानते हैं, जो दुनिया को हम पहचानते हैं, वो इस जगह के अंदर है। मतलब इधर पे जो भी नंबर सबको मिल रहा है, सब पॉजिटिव क्वांटिटी का है। जैसे कि हम पहले बोले थे कि एक एप्पल, एक बॉल, व्हाटएवर आप देखें,
तो उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि 2 एप्पल, 1 एप्पल ठीक है, मगर -1 एप्पल, -1 बॉल, ये तो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो ये जो चीज़ हमारा दुनिया में रियल में एग्जिस्ट करता है वो ये प्लेन में है, क्योंकि ये पूरा की पूरा पॉजिटिव प्लेन है। ठीक है, अभी देखिए बाकी जो प्लेन्स है वो भी क्या है कि वो एग्जिस्ट करता है। मतलब जैसे कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हम डेबिट और क्रेडिट दिखाते हैं कि इतना अमाउंट उसमें जमा हुआ, इतना अमाउंट उससे निकाला गया। ব্যাংকে একটা অ্যামাউন্টের টাকা ফেলা হয়েছে আর একটা অ্যামাউন্টের টাকা তোলা হয়েছে, তো সেখানে তো পজিটিভ নেগেটিভ আছে। সুতরাং ওই নেগেটিভগুলোও কিন্তু আমাদের জগতে আছে, এমন নয় যে নেই। तो नेगेटिव नंबर्स भी हमारा जो दुनिया है ये दुनिया में प्रेजेंट है। नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर नोन वर्ल्ड। So the negative numbers and positive numbers what we are discussing here both are present in our planar world, and that is the normal plane, and the plane we are showing you here, the grey colored plane what we are showing you here. So this 2D plane is representing our real number systems. Now what about the imaginary number systems? I already told you that when we are multiplying a negative number to whatever number, it can be positive, it can be negative, I am denoting it as x. So whenever we are multiplying a negative number, say -2, with any number, the direction of that number changes. जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव की दिशा में है और ये पॉजिटिव की दिशा में है। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं इधर पे 3। ये जो 3 नंबर है इसको अगर हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलते हैं हमको, 3 इंटू -2 इक्वल टू -6। तो ये जो -6 है ये कौन सा ग्रेडियंट का है, मतलब ये नेगेटिव का दिशा में है। तो ये जो बेस वैल्यू इसका क्या हो रहा है, इसका फ्लिपिंग हो रहा है, डायरेक्शन का फ्लिपिंग हो रहा है। कितना फ्लिपिंग हो रहा है, पूरा दूसरी दिशा में फ्लिपिंग हो रहा है। तो दूसरी दिशा में अगर फ्लिपिंग हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये 180 डिग्री रोटेशन है ना। अच्छा चलिए हम और एक चीज देखते हैं। ये तो एक x का दिशा में हुआ, शायद आप एक नंबर ले रहे हो 4 इन y डायरेक्शन। ये 4 को हम कैसे बता सकते हैं, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर हम ऐसे बता सकते हैं। तो y इक्वल टू fx एंड fx क्या है, fx है x स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए तो अगर इसको भी हम कोई माइनस नंबर के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 4 को इधर का जो y का जो 4 है इसको अगर -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -4 आएगा। तो फिर क्या हो रहा है, फिर भी नेगेटिव दिशा में 180 डिग्री फ्लिप हो रहा है, मतलब पूरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये जो रियल प्लेन है, ये रियल प्लेन के अंदर ये जो डायरेक्शन फ्लिपिंग हो रहा है ये कब हो रहा है, जब आप कोई नेगेटिव नंबर को किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक 180 डिग्री फ्लिपिंग हो रहा है। ठीक है, इधर में भी हो रहा है, उधर में भी हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते तो क्या हो रहा है, जैसे कि आपका पास है 3, सोचिए 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो 6, मतलब ये इस दिशा में ही था और जो 6 है 6 भी इस दिशा में ही है, तो कोई फ्लिपिंग नहीं हो रहा है। नेगेटिव की दिशा में भी आप देखिए -3 है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो -6 आएगा। ये भी क्या था, ये भी इस दिशा में था, -6 भी इस दिशा में है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से दिशा का कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। मगर
नेगेटिव जब हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब देखिए नेगेटिव जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर तो क्या हो रहा है, शायद हम जैसे बोले थे कि x इंटू माइनस टू, मतलब x की जगह में आप पकड़ लीजिए 2 है, 2 इंटू माइनस टू क्या आएगा, 2 इंटू माइनस टू आपको आएगा -4। ठीक है, इसका फ्लिपिंग हुआ 180 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए असली बात जो लास्ट क्लास में हम बताए थे कि अगर 2 के साथ हम i मल्टीप्लाई कर रहे हैं, i का मतलब क्या बताया मैंने, i का मतलब है √(-1). अभी देखिए √(-1) का डायरेक्शन क्या है ये कोई भी बता नहीं सकते हैं। क्यों, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा 2 नंबर्स चाहिए, ऐसा 2 नंबर्स चाहिए, मतलब ये देखिए 2 नंबर्स एक ही होना चाहिए। पहला बात ये, ऐसा 2 एक ही नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा। तो ऐसा कोई नंबर तो हमको पता नहीं है भाई, तो उसका डायरेक्शन भी हमको पता नहीं है। तो 2 इंटू आई क्या आएगा, 2i आएगा ना, 2 इंटू आई आएगा 2i। अभी ये 2i का डायरेक्शन हमको पता नहीं है, मगर 2 इंटू आई क्या आएगा, 2 इंटू आई मतलब आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, √(-1) था, उसका स्क्वायर हो गया तो -1 आ गया, मतलब 2 इंटू आई का मतलब है -2। तो हम क्या देख रहे हैं, हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे वो ऐसा कोई उसको प्रॉपर्टी प्राप्त हो रहा है जिसका डायरेक्शन हमको पता नहीं है। ये उस तरीका का चीज है कि अगर हम किसी का साथ कुछ फंक्शंस कुछ किया तो वो गायब हो जा रहा है, और फिर हम वही चीज किए तो वो फिर से आ रहा है, मगर वो उल्टी दिशा में खड़ा हो रहा है। মানে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, যখন আমি 2 এর সঙ্গে i গুণ করছি তখন ওর ডিরেকশনটা কিন্তু আমি জানি না যে ওটা পজিটিভ কি নেগেটিভ, কারণ √(-1) এর ডিরেকশন আমি জানি না। তো সেটা যখন কোনো কিছুর সঙ্গে গুণ হচ্ছে তো তারও ডিরেকশন আমি জানবো না, এটাই ন্যাচারাল ব্যাপার। কিন্তু আবার যখন তার সঙ্গে i গুণ করছি, অর্থাৎ i ইনটু i যখন হচ্ছে, অর্থাৎ √(-1) এর স্কয়ার যখন হচ্ছে, তাহলে আমি -1 পাচ্ছি, তাহলে 2 ইনটু -1 কি হচ্ছে, -2। তার মানে এখানে দুটো অপারেশন হচ্ছে। প্রথম অপারেশনটাতে এটা গায়েব হয়ে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে আমি জানি না, এই আমার প্লেনার জায়গার মধ্যে কোথায় আছে আমি জানি না। নেক্সট আমি দেখতে পাচ্ছি ওটা 180 ডিগ্রি ফ্লিপ হয়ে ডিরেকশনটা বদলে গেছে, এখানে 2 ছিল এখানে গিয়ে -2 হয়েছে। তার মানে কি ডিরেকশনটা ফ্লিপ হচ্ছে, তাহলে এই মাঝখানের জায়গাটায় ও কোথায় থাকছে এটাই হচ্ছে আমাদের বুঝতে হবে। तो ये बीच का जो टाइम है, जिस टाइम में वो 2i का फॉर्मेशन में है, उस टाइम में वो कहाँ रह रहे हैं यही हमको पता करना है। तो ये बहुत ही जनरल बात है कि हम 2 ऑपरेशंस कर रहे हैं, 2 ऑपरेशंस के बाद उसका 180 डिग्री फ्लिप हो रहा है, और 2 ऑपरेशंस एक ही है, हम i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, i से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये 2 ऑपरेशन का क्वांटिटी क्या होगा, एक ही होगा। ये 2 ऑपरेशंस का जो क्वांटिटी वो एक ही होगा। मतलब ये i ऑपरेशन से ये कोई एक जगह में जा रहा है, हम ऐसे उसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलो, ये i ऑपरेशन से ये कोई एक जगह में जा रहा है जो हमको पता नहीं है, फिर i ऑपरेशन से वो उधर से वापस आ रहा है। तो ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन के द्वारा क्या हो रहा है, एक्चुअली ये ऑपरेशंस के द्वारा एक ही चीज हो रहा है, और दोनों सेम चीज होने से ये जा रहा है फिर रिटर्न करके आ रहा है। तो 180 डिग्री को अगर हम ऐसा 2 हिस्सा में बांट दे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। मतलब इधर से 2 इंटू आई करने से क्या हो रहा है, ये इधर कोई एक जगह में जा रहे हैं, ये क्या है, ये 90 डिग्री है। तो इसको अगर हम 90 डिग्री फ्लिप किया
तो ये जो जेड प्लेन जो दिखा रहा है इधर पे, जेड ब्लू कलर का ये जो दिखा रहा है, ये जेड प्लेन में जाकर स्टेबल हो रहा है। फिर भी उसको आई ऑपरेशन अगेन करने से ये बैक करके आ रहे हैं इधर पे, टोटल 180 डिग्री कंप्लीट करने से उसका फुल फ्लिप हो रहा है। तो ये जेड प्लेन में वो जो रह रहा है इसको हम बोल रहे हैं इमेजिनरी प्लेन, जिसको हम जेड से डिनोट कर रहे हैं। তার মানে আমি যখন গুণ করছি আই দিয়ে, তখন ওর মধ্যে 180 ডিগ্রি নয় 90 ডিগ্রি ফ্লিপ হচ্ছে, এবং ওটা যে জায়গাটায় থাকছে সেটাকে আমরা বলছি জেড প্লেন। যেটা আমাদের জানা এই যে একটা প্লেন যেখানে কিনা সমস্ত রিয়েল নাম্বারস আছে, মানে নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ, তার সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার একটা প্লেন, লম্বভাবে তার সঙ্গে রয়েছে একটা প্লেন, সেই প্লেনে ওটা চলে যাচ্ছে। সেটাই হচ্ছে আমাদের ইমাজিনারি অ্যাক্সিস, যেটাকে আমরা জেড দিয়ে ডিনোট করছি। তো এই অবধি আগের দিন আলোচনা হয়েছিল। তো এখানে এইগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট पॉइंट। ओके, अच्छा, तो अभी तक हम जो भी समझाए आपको, मेरे को उम्मीद है कि आप ये समझ गए। যত পর্যন্ত বুঝলাম সবাই আশা করি সবাই বুঝেছো। তো এরপরে আমরা যে জায়গাটাতে প্রোগ্রেস করবো, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা আলাদা আলাদা দুটো জিনিস, অর্থাৎ দেখো এক্স প্লেনের সঙ্গে এক্স প্লেনের জিনিস আমরা যোগ করতে পারি। কীরকমভাবে? ধরা যাক এক্স প্লেনের এই যে এই জিনিসটা, অর্থাৎ এইটা রয়েছে, এটা 2, এই 2-এর সঙ্গে আমরা যদি 4 যোগ করি তাহলে আমরা কি পাবো? 2 + 4 = 6, এটা আমরা পাবো। তো এখানে আমরা এক্স প্লেনের জিনিসের সঙ্গে এক্স প্লেনের জিনিস যোগ করছি, ওয়াই প্লেনের জিনিসের সঙ্গে আমরা ওয়াই প্লেনের জিনিস যোগ করতে পারি, এক্স আর ওয়াই প্লেনের জিনিসও কিন্তু আমরা যোগ করতে পারি। অর্থাৎ যেহেতু একই প্লেন, একদিকটা এক্স একদিকটা ওয়াই, তাই এর সঙ্গে এটা যোগ করলেও কিন্তু একটা জিনিস তৈরি হয়। বাট যদি জেড প্লেনের সঙ্গে আমাকে কোনো কিছু যোগ করতে হয় তখন কি হবে? ন্যাচারালি কোনো একটা বিন্দু যদি আমি ভাবি, তাহলে এক্স প্লেনের জিনিস যদি আমি ভাবি, তাহলে এক্স প্লেনের জিনিসটা আমরা পেয়ে যাবো। এক্স প্লাস ওয়াই প্লেনের জিনিস যদি আমরা ভাবি, তাহলে সেটা এই এক্স ওয়াই প্লেনের মধ্যেই কোনো একটা জায়গায় অবস্থিত হবে। সেটা এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে, এইসব জায়গাগুলোতে হতে পারে। কিন্তু যখনই জেড প্লেনের কোনো একটা জিনিসকে আমরা এক্স প্লেনের সঙ্গে যোগ করতে চাইছি, তাহলে তার অবস্থানটা কোথায়? তার অবস্থানটা অবভিয়াসলি এই জায়গাগুলোর মধ্যে নয়। तो अगर हमको जेड प्लेन का कोई भी क्वांटिटी को एक्स और वाई प्लेन के कोई भी क्वांटिटी का साथ ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो उनका खुद का कुछ रूल्स होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ जो हमको मिलेगा वो ये जो ग्रे कलर का जो प्लेन है, ये प्लेन में सिचुएट नहीं हो सकता है, ये प्लेन में वो अवस्थित नहीं होगा। तो वो कहाँ पे होगा? वो कहाँ पे होगा ये पता करने के लिए हमको कुछ सेट्स ऑफ रूल्स याद रखना चाहिए। अभी देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, जो ये कहाँ होगा, इसमें मेरा पहला क्लास का लास्ट जो क्लास हमने लिया था वो क्लास का एक क्वेश्चन का आंसर है। हम बोले थे कि अगर ऐसा एक जगह है, इधर में हमको कोई भी एक मतलब y = x² + 1 ये हमको दिया गया था। तो x का डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू को अगर हम प्लॉट किया तो हमको ऐसा कुछ मिल रहा था, राइट? एक पैराबोला मिल रहा था। तो हमको ये चाहिए था कि x का कौन सा वैल्यू के लिए y का वैल्यू 0 आएगा, मतलब इधर में शिफ्ट होगा। तो हम बहुत सारे कोशिश करके देख लिया कि हमको पता नहीं है कि x का कौन सा वैल्यू के लिए 0 आएगा, क्योंकि हमने देखा कि y की वैल्यू अगर हम 0 डाल दिया मतलब x² + 1 = 0, x² = -1, x √(-1). तो अभी ये जो √(-1) है, ये √(-1) क्या है ये हम पहले बता दिया, ये है i। और ये i कहाँ पे है? ये देखिए जो 1 है ये एक्चुअली i है, i 2i
3i 4i। तो जेड प्लेन का जो भी नंबर्स है वो i है, ये 1 2 3 4 नहीं है, ये i है। ये मैंने पहले आपको बताया। तो अभी हमको मिल गया कि x का वैल्यू अगर i है तभी ये 0 को क्रॉस करेगा, मतलब y का वैल्यू 0 आएगा। तो नेचुरली तब ये जो जियोमेट्री कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इधर, क्योंकि ये है i। तो ये जियोमेट्री 3D प्लेन में आ जाएगा। 3D प्लेन में ये जियोमेट्री ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्यूशन आप जो मिल रहा है आपको, ये सॉल्यूशन है, मगर ये हमारा जो नेचुरल प्लेन है, जो नॉर्मल प्लेन है, उधर पे नहीं है, जेड प्लेन पे है। ठीक है। तो ये जो i का द्वारा जो जो नंबर्स, जो जो क्वांटिटी हम लिख रहे हैं, इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ करने के लिए अलग अलग रूल्स होना चाहिए। तो ये रूल्स क्या है, देखिए। पहला रूल तो ये हुआ कि i जो चीज, ये कभी भी हम नॉर्मल एक्सिस, जबकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की कोई भी क्वांटिटी का साथ हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। मतलब अगर i + 2 है कोई नंबर, तो ये एंड तक, अंत तक ये i + 2 का परमिशन में ही रहेगा, इसका अलग कुछ किया नहीं जा सकता है। कब तक? जब तक ये अलग अलग से i² + 2² फॉर्मेट में नहीं आता है। अभी आप बता सकते हैं कि हम कैसे ये करेगा, i + 2 होल स्क्वायर होता तो हो जाता, मगर i + 2 होल स्क्वायर होने से आपका ये प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इधर पे आपको i² तो मिल जाएगा, मगर ये 4i आपका रह जाएगा। तो ऐसे ये किया नहीं जा सकता है। आपको अगर करना है तो एक सेकंड, आपको अगर करना है तो इसको i को अलग से स्क्वायर करना है, 2 को अलग से स्क्वायर करना है, अगर ऐसा कोई उपाय है तो। जैसे कि कैसा उपाय हो सकता है, आपको ऐसा दिया गया है कि i + 2 = 0। अभी ये अगर आपको दिया गया है तो इससे आप सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। कैसे? i + 2 + x और whatever, i + 2 + शायद, अच्छा 0 + x कर देते हैं, चलिए 0 + x कर देते हैं, ऐसा है। मगर i + 2 = x। अभी आप क्या करेंगे, i को इधर छोड़ के रख देना है आपको, x - 2 इधर ले आना है। अभी आप स्क्वायर कर दीजिए तो इधर में आपको -1 मिल जाएगा, इधर पे आपको x² - 4x + 4 मिल जाएगा। इधर से आप कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो अगर होगा तो। ऐसे ये सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, ये आपको और भी कुछ क्वांटिटी सबको पता होना चाहिए तो आपको सॉल्यूशन। देखिए इधर क्या हो रहा है, i निकल जा रहा है, ये टोटल फॉर्मूला में i नहीं रह रहा है। तो ऐसा टाइप का ऑपरेशन आप कर सकते हो, मगर बाकी जो जो ऑपरेशन, जैसे कि i + 2, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते हो। तो कोई भी एक क्वांटिटी जहाँ पे ये इमेजिनरी नंबर्स भी है और फिर रियल नंबर्स भी है, ऐसा क्वांटिटीज को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, शायद 4 + 3i, ये जो 4 + 3i है, इधर में जो 4 है, 4 कहाँ का है, ये एक्सिस का है, 3i कहाँ का है, इधर का है। तो ये दोनों प्लस फॉर्मेट में है, तो इसका जो जियोमेट्री ये इधर में कुछ ऐसा, कुछ एक डिफिकल्ट एक शेप का होगा जो 3 डायमेंशनल शेप में होगा। इसलिए जब भी हम ऐसा कुछ चीज का फेस करेंगे, এরকম যখন আমরা কোনো কিছু দেখব
তখন আমরা কি জানবো, এটাকে আমরা কমপ্লেক্স নাম্বার বলবো। আর এর মধ্যে একটা রিয়েল পার্ট, একটা ইমাজিনারি পার্ট, এটা থাকবে। তো রিয়েল পার্টও থাকবে, ইমাজিনারি পার্টও থাকবে। এবার যখন আমরা এগুলোকে অপারেট করব, when we need to operate these things like addition, subtraction, multiplication, whatever we do, always remember we will always separate the real values to one side and separate the imaginary values to other side. जैसे कि 4 plus 3i plus 7 plus 2i, things like that. तो इधर क्या क्या है, ये रियल पार्ट्स है और ये इमेजिनरी पार्ट्स है। तो रियल पार्ट्स को हम एडिशन कर देंगे, क्या आएगा हमको 11 प्लस 3i प्लस 2i आएगा 5i। तो ये आ गया पूरा सॉल्यूशन। ऐसे इसको ऑपरेट किया जाता है और कोई इसका उपाय नहीं है। আমরা অন্য কোনো ভাবে এই দুটোকে মেশাতে পারি না। অলওয়েজ আমাদেরকে কি করতে হবে, রিয়েল পার্টটাকে আলাদা করে নিয়ে তার অপারেশনস করতে হবে, ইমাজিনারি পার্টটাকে আলাদা করে নিয়ে তার অপারেশনস করতে হবে। এইবার একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে সবাইকার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে যদি মাল্টিপ্লিকেশন হয়, মাল্टीप्लिकेशनের ক্ষেত্রে কি হবে। वेल मल्टीप्लिकेशन अगर आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम चलिए 3 इंटू 2 प्लस 4i, व्हाट वी डू इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है स्केल अप। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये दोनों का मतलब है स्केलिंग अप समथिंग। स्केलिंग अप का मतलब है आपका पास एक छोटा सा स्क्वायर है, आप क्या किया, उसको खींच के बड़ा कर दिया। तो ये है एक्चुअली स्केलिंग अप। स्केलिंग डाउन भी ऐसा है, आपका पास एक स्क्वायर है, आप उसको क्या किया, बहुत कंप्रेस किया और इसको छोटा बना दिया, तो इसको बोलता है स्केलिंग डाउन। ये जो है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन और ये जो है इसको हम बोलते हैं डिवीजन। तो दोनों ही स्केलिंग ऑपरेशन है। तो स्केलिंग ऑपरेशन जब होगा तब दोनों का ही होगा। क्या होगा, ये आएगा 6 और ये आएगा 12i, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिवीजन भी होता, मतलब इधर पे 3 है, शायद 1/3, तो क्या आता 2/3 प्लस 4/3i, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई भी प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये सिर्फ स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन के बात है। ठीक है, तो अब आएगा और एक डिफरेंट चीज, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, दोनों टाइप का चीज को मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपका पास है 4 है, i है 4i इंटू आपको 3i करना है। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, आप इधर पे भी जो रियल पार्ट है अलग कर दीजिए, क्या आएगा 4 और 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 12 आता है। अभी बाकी जो रह गया i इंटू i, क्या आता है इसमें आता है -1, तो आपको मिलता है -12। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये है कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन का जो रूल्स है, ये सब करने के लिए आपको ये रूल्स मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। এগুলো মনে রাখতে হবে সোজা কথা, যে মাল্টিপ্লাই করি, যোগ করি, বিয়োগ করি, ভাগ করি, যাই করি, রিয়েল পার্টগুলোকে আলাদা করে করব, ইমাজিনারি পার্টগুলোকে আলাদা করে করব। এবার যদি আমার কোনো জায়গায় i ইন্টু i এর ফরমেশন চলে আসে তো ভালো, সেটা থেকে -1 হয়ে যাবে, সেটা বাকিটার সঙ্গে কেটে যাবে, কি যোগ হবে কি বিয়োগ হবে তারপরে দেখা যাবে। ভেরি সিম্পল। ওকে, সো টিল নাও we have discussed about it in a 3D plane. Now let us just see the things in a different view. Say I am drawing this is my z axis, this is z or the imaginary axis, and this is the
x axis. Okay, so now I am drawing it like this. The y axis is obviously just like this, but in this consideration we will not need the y axis. We will only need to consider the z and x axis as I am seeing it in a front view. Here let us consider an example. From here it will get a little more interesting, as you will find out that some interesting features are hidden in this imaginary plane. तो अभी से हम क्या करेंगे, ये जो इमेजिनरी प्लेन है और ये जो रियल प्लेन ऑफ x है, ये दोनों के साथ हम थोड़ा एग्जांपल्स ट्राई करेंगे. तो उसमें कुछ फीचर्स हमको मिलेगा जो बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. चलिए, तो क्या एग्जांपल लेते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एग्जांपल लेते हैं. चलिए, 4 + 3i, ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है. और चलिए हम लेते हैं i. ठीक है, 4 + 3i और i, ये दोनों हम ले लेते हैं. तो क्या आएगा, अभी हम इसको इधर पे प्लॉट करते हैं. तो हमको पता है कि ये i है, ये 2i है, ये 3i है, ये 4i है, ये 5i है. तो ये है हमारा i. चलिए प्लॉट कर दिया. और ये है 4 + 3i. तो 4 + 3i मतलब इधर पे 4 होगा, 1 2 3 4, ये है हमारा 4. और 3i कहाँ है, 2i, ये है हमारा 3i. तो our 4 + 3i will be this is our 4 + 3i. तो अभी देखिए, ये एक पॉइंट मिला और ये एक पॉइंट मिला, इसको हम मार्क कर देते हैं. ये दोनों पॉइंट हमको मिल गया. तो ये दोनों पॉइंट हमको मिल गया. अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, वो हम इस पे प्लॉट करेंगे. चलिए, तो अभी इसको अगर हम मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा. चलिए, इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया तो 4i मिलेगा, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई करा तो 3i × i मिलेगा. इसका मतलब है ये -3 हो गया ना. ये i × i का मतलब क्या है, i × i का मतलब है -1. तो -1 × 3 = -3 हो गया. तो हमको मिलेगा 4i - 3, ये मिलेगा. तो ये 4i - 3 को चलिए हम प्लॉट कर देते हैं इधर पे. तो देखिए 4i है, वो तो हमको मिल गया, ये 4i है. ठीक है, अभी -3 का मतलब है 1 2 3, ये -1 है, -2 है, -3 है, तो -3 इधर. तो इसको अगर प्लॉट किया गया तो इधर पे कोई जगह पे होगा मेरा 4i - 3i. तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑपरेंड्स है, और ये जो रिजल्ट ये हमने प्लॉट कर दिया. अभी आएगा कुछ मज़ा. क्या मज़ा आएगा, आपको शायद याद है कि जो पिथागोरियन थ्योरी है, पिथागोरियन थ्योरी आपको शायद याद है. तो पिथागोरियन थ्योरी के साथ हम क्या सीखे थे कि किसी भी एक एंगल को कैसे निकाला जा सकता है, एंगल को कैसे निकाला जा सकता है. हम इधर पे आपको दिखा रहे हैं. चलिए पहले इसको जोड़ देते हैं. ठीक है, तो ये जो वैल्यू, अगर हमको ये चाहिए, मतलब ये वाला का जो क्या बताया आपको, जो वैल्यू चाहिए अगर हमको, तो हम कैसे इसको निकाला जा सकता है. क्योंकि मेरे को इसका वैल्यू पता है, ये है 4, और इसका वैल्यू पता है, ये है 3i. 4 + 3i जो था, तो ये है 4, ये है 3i. तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है, बहुत ही सिंपल. क्या करना पड़ेगा, 16 प्लस ये क्या है 3i, 3i का स्क्वायर करना पड़ेगा. 3i का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9, और i का स्क्वायर आएगा -1. मतलब क्या आएगा 16 - 9, 16 - 9. और इस टोटल चीज़ का रूट चाहिए हमको. तो 16 से अगर 9 हम माइनस कर देते हैं तो हमको मिलेगा √16.
7, ये हमको मिलेगा √7, है ना। गलती तो नहीं किया? नहीं, ठीक ही किया। √7 आ जाता है। तो ये जो चीज़ है इसका ये लेंथ है √7, मिल गया मेरे। अभी देखिए हमको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है। तो कोई भी एंगल इधर का जो है, अगर इसका वैल्यू हमको पता करना होता है तो हम खुशी से पता कर सकते हैं। कैसे? चलिए हम ये एंगल को मेज़र करते हैं। ये दोनों एंगल अभी हमको नहीं चाहिए, तो इसका भी ज़रूरत हमको अभी नहीं है। तो ये एंगल अगर हमको पता करना होता है तो क्या आएगा? ये एंगल हमको पता करना होता है, शायद चलिए इसका नाम देते हैं θ1। θ1 का क्या वैल्यू आएगा? θ1 का वैल्यू आएगा आपका tan इनवर्स ये दोनों, है ना। तो कैसे आएगा वो tan इनवर्स ये दोनों का मतलब क्या है? तो θ1 का वैल्यू हमको चाहिए tan इनवर्स ये है 3i/4, ठीक है, 3i/4, ये θ1 का वैल्यू आएगा। तो दूसरा क्या है? दूसरा वाला है आपका चलिए θ1 का वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है। ये तो 3i था। अच्छा चलिए देखिए, ये जो है ये √7 है। तो √7 से हम क्या कर सकते हैं? इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इसका भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उससे भी हम ये तक आ सकते हैं, है ना। तो θ1 का वैल्यू आएगा, चलिए हम कैलकुलेटर में देख लेते हैं। अभी देखिए इधर आपको एक क्वेश्चन आएगा, जो ये जो है ये 3i है, तो ये i को कैसे ये tan इनवर्स का अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। मेरा बात सुनिए, ये i को भी आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आईटाके कोनो काजे लागानो दरकार नेই, জাস্ট সিম্পলি এটাকে tan ইনভার্স 3/4 আমরা করব। তো tan ইনভার্স 3/4 করলে কত আসে একটু ক্যালকুলেটরে করে নিতে হবে। শিফট tan 3/4 दैट इक्वल्स टू 36.9 डिग्री, ठीक है। तो ये θ1 का वैल्यू उनको मिल गया 36.9 डिग्री, ओके 36.9। चलिए दूसरा जो चीज़ है उसका वैल्यू हमको निकालना है। इधर देखिए ये एक i है, तो इसका वैल्यू अगर हमको निकालना है तो ये क्या होगा? ये एक ही ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का क्या है, जो हाइट है और इधर पे ये 0 है, ठीक है। तो अगर इसको हम निकालने का कोशिश करते हैं तो क्या आएगा हमको? ये 1 है और इधर पे क्या है 0 है, तो इसका मतलब इसका जो एंगल ये आएगा 90 डिग्री। क्यों? देखिए ये इसका एंगल हमको चाहिए, इसका एंगल हमको चाहिए, तो ये एंगल क्या है हमको पता है कि ये इसका साथ 90 डिग्री में ही है, क्योंकि ये जो एक्सिस का ऊपर है। तो हमको मिल गया आई का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, मिल गया। तो दोनों चीज़ हमको मिल गया, एक इसका मिल गया, एक इसका मिल गया। अभी हमको इसका एंगल चाहिए, इसका एंगल चाहिए किसका साथ? इसका साथ। कितना एंगल है? इसको हम θ3 से के नाम से बताएंगे। तो ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट का क्या चाहिए, क्या है? देखिए ये 4 है और ये है 3, ये है 3, तो ये 4 है, ये 3 है। हमको इसका तो क्या है कि हिसाब नहीं करना है, इधर से हिसाब करना है। तो इधर में क्या है, ये है 4, तो इसको एंगल हमको चाहिए। सिंपल बात, ये टोटल 180 डिग्री है,
इसका एंगल अगर हमको पता चल गया तो 180 डिग्री से उसको माइनस करने से ये एंगल हमको मिल जाएगा। तो इधर 3 है, इधर क्या है, ये 4 है, बहुत ही सिंपल है। tan इनवर्स 4/3 करेंगे हम और इसको 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेटर से देखिए, ये आएगा 126.90, ठीक है, 126.90। अभी देखिए एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ इधर मिल गया, जो ये रिजल्ट का एंगल है 126.9 डिग्री और θ1 का वैल्यू था 36.9 डिग्री और θ2 का वैल्यू था 90 डिग्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर ये दोनों को आप ऐड कर देते हैं तो ये आपको मिल जाता है। मतलब जो दो नंबर्स को आप लेकर शुरू कर रहे थे, जो दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना था, वो दोनों का एंगल जो है, वो दोनों एंगल को अगर हमने सिंपली ऐड कर दिया तो रिजल्ट का एंगल हमको मिल जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये थोड़ा और भी क्लियर करने के लिए चलिए फिर आपको दिखाते हैं ये, और एक अलग एग्जांपल से इसको दिखाते हैं तो आपका आइडिया क्लियर आ जाएगा। ধরা যাক নেক্সট আরেকটা এক্সাম্পল আমি নিচ্ছি, যেখানে কি করছি আমি ওই 4+3i যেটা নিচ্ছিলাম ওইটাকে নিচ্ছি, ওর সঙ্গে গুণ করছি 2i গুণ করছি। তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা, সে আগের মতোই, এইখানে আমার 2i, এটা 3i যদি হয় তাহলে 4+3i মানে 1 2 3 4, এটা যদি 4 হয় তাহলে এইখানে হচ্ছে আমার 4+3i আর 2i তো এখানে কোনো ব্যাপারই না। তাহলে কি হচ্ছে, আমার এইটার অ্যাঙ্গেলটা বার করতে হচ্ছে। এটার অ্যাঙ্গেল তো আমি দেখেই বুঝতে পারছি 90 ডিগ্রি। তার মানে θ1 এর ভ্যালু কত, θ2 এর ভ্যালু কত, এই দুটো আমায় জানতে হবে। θ2 এর ভ্যালু আমি দেখতে পাচ্ছি 90 ডিগ্রি, কারণ এটা একদম স্ট্রেট জেড প্লেনের ওপরেই আছে। তো θ1 এর ভ্যালু আমি আগেই বার করেছিলাম, খুব সিম্পল। এখানে এটা হচ্ছে 3, এটা হচ্ছে 4, তার মানে tan ইনভার্স 3/4 হয়ে গেল। tan ইনভার্স 3/4, এটা হচ্ছে আমার θ1 এর ভ্যালু। θ1 এর ভ্যালু আগেই আমি বের করেছি আগের বারেরটাতে, দ্যাট ইজ 36.9 ডিগ্রি। এবার এদের রেজাল্টেন্ট আমরা জানি যে এটা হবে হচ্ছে 8i আর এটা হবে হচ্ছে আমার -6। তো ধরা যাক -6 হচ্ছে এইখানে 1 2 3 4 5 6, এইখানটা ধরা যাক -6 আর এইটা হচ্ছে ধরা যাক 8i। তাহলে এইখানে কোনো একটা জায়গায় হবে জিনিসটা। তো এটাকে আমি যদি এখান থেকে টেনে দিই তাহলে এইটার অ্যাঙ্গেলটা আমি বার করে ফেললে 180 ডিগ্রি থেকে সেটাকে মাইনাস করলেই আমার অ্যাঙ্গেলটা বেরিয়ে যাবে। তাহলে θ3 নাম দিচ্ছি। θ3 মানে কি হচ্ছে 180 ডিগ্রি মাইনাস এইটা, অর্থাৎ এটা হচ্ছে 8i আর এটা হচ্ছে -6। তাহলে 8i -6, খুব সিম্পল। তাহলে আমি কি করব, tan ইনভার্স 8/6 এটা করব। এটা করলে আমার কি বেরোবে, এটা করলে আমার বেরোবে ওই একই, আমি দেখতে পাবো বেরোবে। এটা হচ্ছে tan ইনভার্স 8/6 মানে 8/6 মানে কি হচ্ছে, 8/6 মানে সেই 4/3 আসছে আগের বারের মতো। 4/3 আসা মানে আমার এটার উত্তর আসবে কি, সেম আগের বারেরটার সঙ্গে সেম উত্তর আসবে। সেটা কত, সেটা হচ্ছে 126.9 ডিগ্রি। এবার মজাটা কি, মজাটা এইটাই যে θ1 আর θ2 অর্থাৎ এই যে দুটো আমি অপারেন্ট দিয়েছিলাম, এই একটা অপারেন্ট এই একটা অপারেন্ট, এর যে অ্যাঙ্গেলগুলো, প্রথমটার হচ্ছে 36.9 ডিগ্রি, তারপর একটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি, এই দুটোকে যদি যোগ করে দিই তাহলে আমি এই জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছি। এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট।
এইবার মনে হতে পারে যে আমি জাস্ট সবকটাকে ওই জেড অ্যাক্সিসের ডাইরেক্ট ওপরেই নিচ্ছি বলে হয়তো এরকম আসছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা এরকম নয়। আমি আরেকটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এইরকমই আরেকটা উদাহরণ দেবো, জাস্ট লাইক দিস। করা যাক, let us take two different operands like 2 plus I and 1 plus 2I. Different operands, not like the others where the axis of Z was consisting the single operand point. Here both the operands are different. If we multiply, what we will get 2 plus 4I plus I plus 2 into I square, that means minus 2. So this we will get, that means these two will cancel out and we will have 5I. This will be the result. This will be the result of our mathematical problem, which is 2 plus I into 1 plus 2I. So let us draw again. This is our Z plane, this is the X plane. So in X plane, what is it? 2 plus I. Let us draw I's. This is Z plane, this is X plane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 2 plus I, 2 here, I is here. So this is first one, 2 plus I. Again 1 plus 2I. 1 plus 2I means this is 1 and this is 2I. So this is somewhere near between here. Okay. So these two are plotted. Now let us plot 5I. 5I is 1, 2, 3, 4, 5. 5I is here. So these 3 points we are considering. Now let's find out that if that formula what I described earlier, that the addition of the operands angles will give us the angle of the resultant. Let us find out. So here for the first operand, what we are seeing, that it has 2 plus I. 2 plus I. That means this is 2 and this is I. Okay. Okay. So theta 1 equal to tan inverse 1 by 2, because this is 1, this is 2. Theta 2 equal to tan inverse 1 plus 2I. That means this is 1, this is 2. That means tan inverse 2 by 1 or 2. So in here we will get its tan inverse 1 by 2, that means it will be like 26.6 degrees and this will be 63.4 degree. Okay. So we got theta 1 and theta 2. Now what is the value for this result? Well, it is on the Z axis. So theta 3 will definitely be 90 degree. Now let us verify that if adding these two gives us this. Well, obviously adding these two is giving us 90 degree. So this is a very interesting and important formula what we observed in the imaginary plane as a property of the imaginary plane numbers, that when we are operating two numbers in an imaginary plane, adding the angles of the two operands will give us the angle of the resultant. This is very, very important. Well, this is also important because these kinds of areas, like another thing I need to show you. Say here, let us have a point. Let us have a point
2 plus I. So what is 2 plus I? This is 2 plus I. Now let us add this 2 plus I plus 1 plus 2I. These two, let us add this. So adding this, what we will get? This is the first point. Another point is 1 plus 2I. 1 is this and 2I is here. Okay. So if we add these 2 points, one is here, another is here. Okay. These two. If we add these 2 points, what we will get? Let us make it a little simpler. If this is drawn from here, what it will happen? So the point 0 is substituted here. Okay. That means I am just okay. Let me make it a little simpler. Let's not consider these 2 points. Let's consider another point by which I can show you the addition properly, which will be, let me check from here. That means this will be 2 I. So this will be like, the first line is this and then okay, let me have this one, 1 plus 2I, that I had earlier. Now from here we will draw 1 plus 2I. Why it is 1 plus 2I? Because it is 1 and this is 2I. That's why it is 1 plus 2I. This is 1 and this is 2I. Here you can see that this is 2I. Okay. Because the difference between these 2 points is 2I. So when we are actually adding these 2 quantities, what we are getting is 3 plus 3I. This is what we get. As I already said, that the real parts are operated separately and the imaginary parts are operated differently. So what we get is 3 plus 3I. Let us plot this 3 plus 3I. Okay. So this is 1, 2, 3. This is 3. And 3I. This is 3 plus 3I. So we are getting this point as our result. Let us add this and we will get the exact curve which is defining the addition of these 2 numbers. So this is another important point what we should remember about this imaginary plane. Also, this is very common for another mathematical operation which is called vector addition. You may have already read vector addition. How vector addition is done? Usually 2, 1 plus 1, 2 will give you the same 3, 3. Just like this. Very simple. This is also very similar to vector addition. So we are getting an idea that the operations in this imaginary plane is actually very similar to the operations in vector quantity. So in case of physics or in case of engineering, whenever we are dealing with any kind of vector quantities, if we use the concepts of imaginary plane, it will be a lot more easier for us to understand and do the jobs. That's why the complex number is very, very much important for engineering as well as physics and other science subjects. So let us see another interesting feature of this complex plane. We already seen that when we are operating 2 different complex numbers, the angles of those 2
add up and gives the angle of the result. Now we will look into the distance from the origin of a point. By these we are actually what we are doing, we are actually mentioning a point. Now we will find out the distance from the origin. This is the origin, from here the distance of any point, and find out what is the distance of the result. This is very important. Let us take the example of again 4 plus 3i and I. These are the examples. So let us point them out. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is our graph. Now let us put the points here. 4 plus 3i, that means 1, 2, 3, 4, 4 plus 3i, that will be this point. Again I, that will be this point, and the resultant will be 4i minus 3. 4i minus 3 means it will be here 4i, 1, 2, 3, 4. This is 4i and this is minus 3, that means it will be here. Okay. Now let us find out the distance. The distance from the origin or the 0, 0 point. So for this we can find out the distance. I already have shown you using the Pythagorean theorem. Here this is 4 and this is 3. So it will be 4 square plus 3 square, but here we are getting it as another form 3i. So let us just omit this I and find out 4 square plus 3 square, that equals to, and a root over of that, 4 square plus 3 square equal to 16 plus 9, that equals to root over 25 is giving us 5. So the value of this line is 5. Previously I have shown you root over minus 7, which is not right, because we should not consider this I in between this, because we are just calculating the magnitude. I is something which is actually telling you the direction or the position of the point. So we should not go in that way if we want to find out in magnitude. So this is not the way, this is the way. We will have to just simply take the real numbers in between any number and we will perform this action. So the distance of this line, so the distance from origin, this point has a distance of 5 from the origin. Now let us think about this I. Well, from here we can get that the distance of I is just 1. We need not to calculate anything, we can clearly see that this is 1. So 5 and 1. Now what is the distance of this? Well, here we are getting that this is 4i, so this is 4, this is 4 and this is 3. So 4 and 3, it will be 16 plus 9 again, root over of that equal to 5. Okay, so here the magnitudes are 5 and 1, and for the result the magnitude is also 5. Now let us consider another example or last example, 2 plus I and 1 plus 2i. For this, what will happen? Let us draw here.
is 1, 2, 3, this is 1, 2, 3, this is 1, 2, 3. Okay, so here it is 2 plus I. So this is 2, this is I, so the point is here 2 plus I. Next 1 plus 2i, this is 1, this is 2i, so the point is here. So what will be the resultant? Resultant will be very simple, 2 plus I, 2 plus 4i, and here it will be plus I, and it will be minus 2, so it will cancel out and we will get only 5i. So this is our resultant. So the resultant will be here 2, 3, 4, 5. So resultant will be 5i. So it will be here. Okay. So here we are getting that the magnitude of this is 5. Now let us find out the magnitudes of or the distance of these points from the origin. These two. We need to find out the distance of these from the origin. Now we are clearly seeing that this is 2 and this is 1. So it will be 2 square plus 1 square root. That means 4 plus 1, 5. So this will be root over 5. So the distance of this is root over 5. Again here we can see that this is 1 and this is 2. Again what we will get is 2 square plus 1 square. It will also give us root over 5. So a very interesting thing here, we are seeing that whenever we are multiplying the distance of the operand points from the origin, we are getting the distance of the resultant point from the origin. Here also we are getting root 5 and root 5. If we multiply these two, we are getting 5, which is actually the distance of the resultant from the origin. This is an interesting discovery. If we take another example of different value, we will also find out that it is true for that case also. So from here we get a very interesting and very important point, that whenever we are operating two different complex numbers, if we want to get the resultant, we can get it by just multiplying their distance, that will give us the distance of the resultant point, and by adding their angles, which will give us the angle of the resultant point. Just take another example here. Say I am taking, well, here I must mention that in case of complex number, we can mention it by this form. We can also express it in another form, which is called the polar form, where we express a point by these. What we are expressing by these, we are actually expressing some points in this plane. There is another way to express a point, by the angle and the distance. Angle and the distance. This is called the polar form. Now how we convert this form to polar? Well, this form is called the rectangular form and this form is called the polar form. Why rectangular form? Because here we mention this distance and this distance, 2 and I, 1 and 2. So these are the rectangle format, and here we are actually mentioning the distance and the angle, or the radius and the angle. So this is called the polar form. So how we convert a rectangle form
point to a polar form point? Very easy. You can see that this is a plane. Here the 2 plus I. So this is 2 and this is I. We are plotting it here. So the distance we need to find out. For that, what we will do, we will just 2 square plus 1 square root. This will be the distance. So it will be root 5. And what will be the angle? Angle, that is very simple. Tan inverse 1 by 2. Because this is 1 and this is 2. So tan inverse 1 by 2. That will give us the angle. So what will be tan inverse 1 by 2? Well, this is very simple. It will be 26 point what? 26 point something? 26.56. So we can write it by root 5 and angle 26.56 degree. So this is the polar form of, we can write 2 plus I here. So these and these are similar. This is the rectangular form. This is the polar form. So we can express a complex number either in rectangular form or in polar form. Clear? Either in rectangular form or in polar form. So what is the benefit of expressing a complex number in polar form? Well, there are different benefits. For rectangular form, whenever we are multiplying something, we need to do a complex kind of calculation. But in case of polar form, when we are multiplying two polar numbers, like one is 3 angle 30 degree and another is 6 angle say 80 degree, when we are multiplying these two, what we are doing, we are just multiplying these, will give us 18, and we are just adding these angles, which will give us the angle. So this will be the result, and this is very simple, very easy. If we divide these two, that means if we divide we divide 6 by 60 degree, 6 angle 60 degree, 3 30 degree, very simple. We will just divide the magnitude, which will give us 2, and we will just subtract this, which will give us 40 degree. Very simple, not like these types of rectangular complex forms. It is very easy. So that's why polar form of a complex number is equally very popular and very important. So these are the two types of expressing a complex number. Well, from here you can also understand why this is very important for engineering, because say if you are expressing a quantity, let us just write this out to make room for new discussion. तो ये क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है? अगर आपको ऐसा कोई क्वांटिटी एक्सप्रेस करना है जहाँ पे सोचिए ये प्लेन है, ये प्लेन के अंदर ये क्या है, ये एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।
तो अभी क्या होगा, ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मगर एंगल टाइम टू टाइम चेंज होगा। ठीक है, अभी देखिए इसको अगर हम ऐसे पकड़ लेते हैं, इधर से एक ऐसा है, तो ये जो डिस्टेंस जितना ये घूमेगा ये डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस का चेंज होते जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस चेंज होते जाएगा। तो अभी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर चेंज होते जाएगा और ये जो एंगल ये भी अगर चेंज होते जाएगा, तो ये क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और क्या है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए इसका जो वैल्यू, ये आप देखिए इसका वैल्यू अभी क्या है, अभी शायद ये x है। अभी ये पॉइंटर अगर इधर आ गया तो ये थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, तो x माइनस समथिंग है, मगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव ग्रेडियंट में है। अभी अब जब ये पॉइंटर इधर आ जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम पॉइंट करते गए तो इधर में इसका कोई वैल्यू है, शायद ये टाइम डायमेंशन है। अभी ये t1 टाइम में ये है, t2 टाइम, t3 टाइम, ऐसे हम पॉइंट करते जाते हैं इसको, t4 टाइम। तो देख रहे हैं कि इधर आ गया तो ये थोड़ा सा घट गया, इधर आया तो ये बहुत ही घट गया, अभी इधर आया तो ये 0 ही हो गया, क्योंकि इधर तक ये 0 डिग्री में 90 डिग्री में आ जाता है तो ये 0 हो जाता है। अभी ये पॉइंटर जब इधर आ जाता है तो क्या होता है, तो देखिए इधर भी कुछ मैग्नीट्यूड्स आ जाता है, मगर ये मैग्नीट्यूड को हम पॉजिटिव ग्रेडियंट में नहीं दिखा सकते हैं। क्यों पॉजिटिव ग्रेडियंट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो इसको हम नेगेटिव ग्रेडियंट में दिखाना पड़ेगा। अभी ये जितना भी इधर आएगा आपको नेगेटिव ग्रेडियंट में दिखाना पड़ेगा, जितना भी इधर आएगा इसको आपको नेगेटिव ग्रेडियंट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमको ऐसा कुछ एक टाइप का कार्ड मिलेगा। इसको अगर हम एक्सटेंड किया तो हमको साइन कार्ड मिलेगा। तो ये साइन कार्ड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ये हमारा जो भी नॉन एसी वेवफॉर्म है इसका सेक है, ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। तो ये साइनोसॉइडल जो वेवफॉर्म है इसको हम एंगल के द्वारा कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम पहले ही आपको बोल दिया कि इधर में ये जो पोलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म के द्वारा हम कोई भी पॉइंट को चेंजिंग प्लेन में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सोचिए इसको अगर एक्सप्रेस करना होता है तो अगर हम पोलर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया तो ये कैलकुलेटेबल हो जाएगा, कैलकुलेट करने में सुविधा होगा। तो इसलिए कोई भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे हमारा अगली क्लास में। तो अभी तक जो भी हम डिस्कस किया शायद ये आपको क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो हमको ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपका जो बेस, आपका जो वृत्ति वो डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका अगर आपको नॉलेज बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही अच्छा होता है, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में जो आगे का जो क्लास होगा, मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप जब जाओगे तो उधर में जो सब्जेक्ट्स रहेगा, उधर में जो डिफरेंट कैलकुलेशंस रहेगा, वो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा अगर आप ये चैप्टर अच्छा से समझ जाते हो तो अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में जो चीज़ें वो हम बहुत सीधा बात में समझाने का कोशिश किया, बहुत सिंपल से समझाने का कोशिश किया, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं किया। तो शायद ये आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो आप ज़रूर हमको बताना। ठीक है, चलिए आज का जो क्लास इधर में ख़त्म करता है, अगले दिन
AC का साथ इसका क्या रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करें। चलिए।